असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कितनी तेजी के साथ व्यापक हुआ, लेकिन कुछ अनेक ऐसी समस्याएं बीच में आ गई जिसकी वजह से जो बागडोर थी, आंदोलन की जो बागडोर थी, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ती चली गई। अब हम पढ़ते हैं गांधी जी के द्वारा चलाया हुआ दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन चलाया हुआ था। अब इस आंदोलन का बेस पढ़ते हैं कि इसके शुरुआत में क्या क्या हुआ, यानी क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चला था, लेकिन हम 1930 की पहले की कुछ ऐसी घटनाओं पर चर्चा कर लें जो इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं, क्योंकि उनको पढ़ना ही पड़ेगा। यदि हम उनको नहीं पढ़ेंगे तो इसको हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो हम 1922 में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक एक थाना है, एक स्थान है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक एक स्थान है। वहां के थाने में 22 पुलिस वालों को, कितने पुलिस वाले थे? 22 पुलिस वालों को आंदोलनकारियों के द्वारा जला दिया गया, पूरे थाने को जला दिया गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा दफन हो गए, जिंदा मार दिए गए। इस घटना की जानकारी जब महात्मा गांधी जी को प्राप्त होती है तो गांधी जी तुरंत ही असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का आदेश पारित कर देते हैं और व्यापक स्तर से जो असहयोग आंदोलन पूरे देश में चल रहा था, वो आंदोलन इस घटना के साथ पूरी तरह से स्टॉप हो गया। लेकिन इस रोके जाने की घटना से देश के जो बड़े नेता थे, चाहे मोतीलाल नेहरू रहे हो, चाहे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू रहे हो, चाहे फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हो, अनेक नेताओं ने कई बहाने इनकी, गांधी जी की आलोचना की कि हम लोग, उन्होंने कहा कि हम लोग बस आंदोलन में सफलता ही प्राप्त करने वाले थे, अंग्रेज बस यहाँ से भागने ही वाले थे, लेकिन गांधी जी ने इस आंदोलन को रोक दिया। इसलिए ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए हितकारी नहीं है। कुल मिला के आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा गांधी जी को। इसके बाद एक ऐसे दल या किसी एक दल की बात ना करते हुए ऐसे अनेक दलों का जन्म होता है जो गर्मवादी विचारधारा के होते हैं देश में। 1922 की कहानी आप पढ़ेंगे तो 1925 में आपने ये भी सुना होगा, काकोरी कांड हुआ था, जहां पर ट्रेन को लूट लिया गया था देश के ही कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा। तो उस घटना के पश्चात अनेक ऐसी उग्रवादी घटनाएं पूरे देश में जगह जगह पर हुई, जिससे अंग्रेज क्षुब्ध हो गए। उसके बाद अंग्रेजों ने भी अपना दमन चक्र जारी रखा, लेकिन 1927 में एक ऐसा मिशन भारत भेजा जाता है। 1927 में साइमन कमीशन, में साइमन कमीशन भारत भेजा जाता है। किसके लिए? जो भारत में 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था, उस पर जानकारी लेने के लिए कि वो कैसा अमल में आ रहा है, कैसा उसका प्रभाव देश में पड़ रहा है, उसके बैकअप के लिए साइमन कमीशन को भारत 1927 में भेजा गया। लेकिन ये पहुंचा कब था भारत में? 1928 में। तो ये तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचता है, लेकिन साइमन कमीशन जैसे ही भारत में एंट्री होती है साइमन कमीशन की, वैसे ही भारत के अनेक क्रांतिकारियों के द्वारा काले झंडे लेकर के उसका विरोध दर्ज किया जाता है, पूरी तरह से इनका विरोध किया जाता है। साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस, यानी कई सारे नारों के साथ देश के क्रांतिकारियों ने साइमन को वापस लंदन भेजने के लिए रणनीति बनाई। लेकिन साइमन कमीशन जो गठित हो गया था, वो भारत पहुंचने के बाद अपने काम पर लग जाता है, लेकिन जगह जगह पर अनेक तरीके से विरोध इसका किया जाता है। इसी विरोध करते समय आपने लाला लाजपत राय के बारे में सुना होगा कि लाठी लगने से, क्योंकि आंदोलन कर रहे थे तो पुलिस लाठियां भी मांग रही थी, उस पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है। पूरा देश शोक में डूब जाता है और आंदोलन और तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता है। 1929 की बात करें, 31 बहुत ही महत्वपूर्ण है। 31
दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। कहां पर होता है? लाहौर में अधिवेशन होता है और वहां पर यह निर्णय लिया जाता है कि अब हम अपने देश में 26 जनवरी यानी प्रत्येक साल 26 जनवरी को आजादी दिवस मनाएंगे और उस दिन हम लोग तिरंगा फहराएंगे। और 31 दिसंबर की रात को ध्यान से सुनिएगा, 31 दिसंबर की रात को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा भारत में पहली बार तिरंगा झंडा लहराया गया था। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से समझना होगा कि कौन सी तारीख थी? 31 दिसंबर 1929। उसके बाद इसी अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि आने वाली प्रत्येक 26 जनवरी की तिथि को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे 1930 की कहानी, यानी जो हमारा देश है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की यहाँ से शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि गांधी जी के मन में ये विचारधारा घर कर जाती है कि अब ऐसा फिर से पुनः, क्योंकि 1920 में असहयोग आंदोलन चला था, अब 1930 में आते आते गांधी जी को आभास हुआ कि कोई एक ऐसा बड़ा आंदोलन पुनः पूरे देश में व्यापक रूप से लगाया जाए, लागू किया जाए, जिससे कि पुनः राष्ट्रवाद की भावना को जोर किया जाए और शायद इस बार अंग्रेजों को हम लोग सफल रूप से यहां से भगा सकें। तो वो सन होता है 1930। अब बहुत ही महत्वपूर्ण ये था कि ऐसे किस कार्यक्रम की शुरुआत के द्वारा इस आंदोलन को बढ़ाया जाए ताकि जन जन तक इस आंदोलन का प्रचार प्रसार हो सके और भारत के कोने कोने में जो क्रांति की विचारधारा है इसको फैलाई जा सके। गांधी जी के मन में ये विचार आता है कि क्यों एक ऐसा आंदोलन चलाएंगे, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत करने के लिए कोई अच्छा माध्यम होना चाहिए। तो इन्होंने चुना माध्यम नमक कानून को तोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि नाम से ले सकते हैं सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा, सविनय का मतलब विनम्रता पूर्वक, अवज्ञा का मतलब आज्ञा का उल्लंघन करना है। यानी गांधी जी का मकसद था कि शांति पूर्वक हम अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानूनों का उल्लंघन करेंगे, यानी ये विचारधारा पूरे देश में जानी चाहिए। इसके लिए महात्मा गांधी जी ने अपने आश्रम साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ नमक कानून को तोड़ने के लिए निकलते हैं, नमक कानून के उल्लंघन करने के लिए निकलते हैं। लगभग 250 या 300 किलोमीटर के आसपास की जो दूरी थी, इनको पहुंचना था कहां? डांडी पहुंचना था। और डांडी पहुंचते हैं ये 6 अप्रैल 1930। और रास्ते में गांधी जी ये मान चुके थे कि हम प्रत्येक दिवस 10 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे और ऐसे करते करते अंत में हमको डांडी पहुंचना है और डांडी पहुंच करके नमक कानून को तोड़ना है। तो गांधी जी जब 10 किलोमीटर पश्चात शाम को जहां पर रुकते थे जिस स्थान पर, वहां पर बहुत सारे लोग गांधी जी को सुनने के लिए आ जाते थे और उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर के लोग इस आजादी में अपनी जान भी देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और गांधी जी निकले थे मात्र 78 अनुयायियों के साथ, लेकिन रास्ते में उनका कारवां बढ़ता चला गया। 1 से 2, 4 से 10, 50, 1000, लाख, यानी संख्या पूरी तरह से विशाल होती चली गई। और गांधी जी के द्वारा जो इस आंदोलन का ध्येय था, चलाने का ध्येय, वो पूरी तरह से एक व्यापक रूप ले चुका था। और इस बात को पूरे देश में लगभग फैलाया जा चुका था कि गांधी जी ने एक ऐसे दूसरे बड़े आंदोलन की शुरुआत कर दी है जो अब अंग्रेजों की जड़ों को हिलाने के लिए कारगर साबित होगा। तो जब 6 अप्रैल 1930 को अपने अनुयायियों के साथ गांधी जी डांडी पहुंचते हैं, डांडी पहुंचने के बाद स्वयं अपने हाथों से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं।
और इसी के साथ पूरे देश में अनेक जो छोटे बड़े नेता थे वो अपने अपने क्षेत्रों में नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन करने लगे। कुल मिला के देश में राष्ट्रवाद की विचारधाराएं पूरी तेजी के साथ बह रही थी और लोग अपने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों को भगाने के लिए तन मन धन रूप से पूरी तरह से समर्पित हो चुके थे। और गांधी जी एक ऐसे नेतृत्व के रूप में निकल रहे थे जो एक बहुत ही उदीप्यमान थे, जो चमकते हुए सितारे थे, जो एक सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर लोगों को एक राह दिखाना चाहते थे कि इस मार्ग पर चलकर भी हम अपने देश को आजाद करवा सकते हैं। तो 1930 में अनेक घटनाक्रम घटित होते हैं और 1930 की बात क्या करें, हम पूरे वर्षों की बात करें तो अंग्रेज अपने दमनकारी रणनीतियों में सफल थे और वो अपने काम में लगे हुए थे। जो भी प्रदर्शनकारी, जो भी क्रांतिकारी उनको मिलते जा रहे थे, अंग्रेज उनको जबरन मारना, पीटना, फांसी पर लटकाना, गोलियों से भून देना, अनेक प्रक्रियाओं के द्वारा इस आंदोलन को दबाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र थे। और साइमन कमीशन भी इस समय अपनी रिपोर्ट सौंप चुका था। उसके पश्चात अंग्रेजों ने यह सोचा कि आनंद डोमिनियन स्टेट, शब्द आप सुनेंगे, डोमिनियन स्टेट नीति को लागू करना होगा, क्योंकि उनका मानना था कि इनको भारतीयों को थोड़ा सा लालच दे दो ताकि ये लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन गांधी जी अडिग रहे और उसी समय अंग्रेजों के द्वारा गोल मेज सम्मेलन का बुलावा आता है ताकि हम लोग वहां बैठकर एक सम्मेलन में भाग ले सकें और वहां पर बैठ करके आजादी के लिए या फिर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन पर चर्चा और मंथन कर सकें। इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद जो भी होगा वो आप अगली वीडियो में पढ़ेंगे।